वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपको स्वागत है। आज हम 5 आत्माओं की बात करेंगे। ये सुन के कि 5 आत्माएं जो जीवात्मा जो ह्यूमन बॉडी से अलग हैं, इसका क्या विषय, क्या सब्जेक्ट, क्या परिभाषा हो सकती है। शायद लोगों के लिए सोचने के लिए ये भी एक अलग चीज हो। मैं जानता हूं, मैं शुरू से ही वो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरा अनुभव है, जिसके आधार पे मैंने अपने आप को, सृष्टि को, कुदरत को समझा है, जाना है, पहचाना है। जिसके आधार पे मैंने दिव्यांग को पाया है, वो चीजों को पाया जो हर इंसान को जाननी चाहिए, जिसके आधार पे दुनिया में सत्ययुग दोबारा वापस आ सकता है। सबकी सोचने की, समझने की, एजुकेशन, जो भी सद्भावना है, वो जानने की कोशिश में जो चीज मैंने देखी है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि 0.1% चीजों को ही दिखाता है। 99.9% चीजें जो पेरिफेरल डायनामिक हैं, उन सब्जेक्ट के विषय में नहीं है। ये 0.1% है जिसमें संपूर्णता है, अखंडता है, जिसे जानकर ही दुनिया का, विश्व का जितना वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता है, उसे समझा जा सकता है। मैं उन्हीं विषयों की बात कर रहा हूं जिसमें संपूर्णता, अखंडता आकर दुनिया में एक पीस, शांति और हर इंसान एक बराबर हो। मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, उसका पूरा आनंद लेकर, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान को समझकर दुनिया के लिए एक संतुलन की तरफ चलने के लिए कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मेरी सबसे पहले यही प्रार्थना है कि पहली बार ये लंबे वीडियोस को पूरे को ध्यान के साथ सुनिए, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके टेम्परल ऑडिटरी एरिया में रजिस्टर हो जाए। दूसरी बार इसे खोलकर जो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, सिर्फ उसे देखने की कोशिश कीजिए, सुनने की जरूरत नहीं है। और वो देखकर उसकी इंफॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल रीजन में रजिस्टर कर दीजिए। तीसरी बार सोचकर, समझकर ये देखिए कि मैंने क्या बोला है, क्या लिखा है और उसमें क्या फर्क है, और क्या ज्ञान आपको संपूर्ण होके उसे आप अपने शब्दों में कैसे बदलते थे, अपना अनुभव बनाते हैं। फिर वो पूरे दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाएगी। अब आने के बाद पूरे का पूरा दिमाग इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर जाकर आप पहले एक अच्छे मानव बनेंगे, जिसमें सच्चाई है, ईमानदारी है, सत्य है और सबका कल्याण है। मेरी सबसे यही एक प्रार्थना है, पहले एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए, फिर दुनिया के साथ वो दिखाइए जिसमें आप सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं। और हर इंसान को सच्चित आनंद करना है, ताकि दुनिया में शांति दोबारा हो। ये विषय सिर्फ दुनिया में सत्य युग दोबारा के लिए ही, और मैं सिर्फ माध्यम हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा है कि ये मेरा है। हाँ, विचार में मेरा अनुभव है, जो विचारों था कि मुझे अखंडता की तरफ जाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो कुदरत से मैंने पाया है, जो साइंस के माध्यम से देखा है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। अगर आप वैसे होंगे तो दुनिया का ज्ञान भी वैसे बढ़ जाएगा। ये 3 स्टेप को ध्यान रखते हुए, ट्रिनिटी को ध्यान में रखते हुए आगे चलने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं कि प्राइम ऑब्जेक्टिव हर इंसान का यही है कि हम हर तरीके से सुरक्षित हों, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ हो, कोई बीमारियां ना हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, किसी में बंदिश ना हो, पैसे की कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, और हर किस्म का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता आपके पास हो। ताकि आपका कल्याण होगा तो फिर जाके आप दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। यही एक हर मानव का ध्यान होना चाहिए।
हमें सिर्फ पैसे, अपनी अपनी पर्सनल नीड को ध्यान में रखते हुए ग्रीड को मत रखिए। आप लोक पालन की तरह हैं, तो आप लोक पालन की तरह सबको ध्यान में रखते हुए एक विशेष संपूर्ण इंसान बनिए, अखंडता लाइए, फिर जाके दुनिया का कल्याण हो। अगर आप अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी और सत्य ही हो, नॉन वायलेंस हो, संपूर्णता हो, उसके अलावा कुछ नहीं मुझे चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे फेलियर्स क्या हैं? हमारे फेलियर इसलिए है कि यहाँ तक कि हम डिजीज फ्री लाइफ को भी नहीं देख सकते हैं। हम बार बार बीमार हो रहे हैं, कोई भी काम ठीक नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारी सेहत अच्छी है, ना हमारे पास पैसा है, ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है। हम एक भिखारी की तरह मुफ्त की चीजें लेकर उसको दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आधार ही इग्नोरेंस है। हम तमस के साथ सिर्फ ले लेकर, खिचड़ी बनाकर अपने जीवन को चलाने के, उसमें सच्चित आनंद कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपनी सेहत को अच्छा रहिए। पैसे हैं, हर चीज होगी तो ही आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का। पहले अपने तरीके से पहले खुद में संपूर्ण लाने की कोशिश कीजिए। उसका फेलियर ही हमारा कारण है। वो इसलिए कि हमें जो भी पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वो सारे का सारा गलत है। पहले उसे हमें ठीक करना होगा। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सच्चाई को जानने का, पहचानने का, अहिंसा को जानने का और इच्छा से वरदान मिला है कि मेरे आगे बढ़ना है। अब उसके आधार पे मैं कैसे पहुंचा हूं, वो समझाने की कोशिश है। अब आ जाता है कि दुनिया में अलग लोगों ने अलग किस्म की फिलॉसफी दी है, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि अखंड भारत में अखंड विद्या के माध्यम से इंडियन फिलॉसफी जो दी गई है, वो दो हैं। वो आज तक मानी जाती हैं। पहली फिलॉसफी को हम द्वैत फिलॉसफी कहते हैं, जिसमें इंसान, जीवात्मा जो इंसान है वो अलग है, और परमात्मा, जो देवता, जो गॉड, जो हायर फिलॉसफी दूसरी है। दोनों में एक अंतर है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। तो वो एक कंसेप्ट है। दूसरा अद्वैत फिलॉसफी है। जब जीवात्मा में आत्मा और जीवात्मा दोनों एक हो जाते हैं, फिर आप अद्वैत फिलॉसफी का मत है, आप कुदरत की तरह हैं। अब दोनों में दुनिया को दी गई हैं। बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता हूँ। और मेरे अपने अनुभव के आधार से मुझे पता है, शिवभूषण शर्मा एक जीवात्मा है जिसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। मैं संपूर्ण हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे अंदर अंतर आत्मा है, जिसे मैं कुंडलिनी भी कहता हूँ, अदिति भी कहता हूँ। वो डिवाइन सोल है, वो हीलियम 4 है। मगर उसके अलावा मेरी पहचान दूसरी हायर अंतरात्मा के साथ भी है, जिसे मैं त्रेत पराविद्या में 3 में जीवात्मा एक है, अंतरात्मा हीलियम है, और दूसरी जो बड़ी आत्मा है वो गॉडेस गायत्री है, जो नियॉन 21 है। वो 3 चीजें हैं जिसने एक परिवर्तन लाया है। मगर चलते चलते त्रेत पराविद फिलॉसफी को मैंने जम्मू में पहली बार रिकॉर्ड में 2007 में लेक्चर दिया था। इन चीज़ों के उसे मान्यता मिली थी, आज भी मानता हूँ। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी पहली किताब से भी आगे है। मगर उसके बाद चलते चलते मुझे महसूस हुआ है कि एक चतुर फिलॉसफी भी है। जब आप इन सब चीज़ों के साथ चल रहे हैं, गायत्री को समझ लेते हैं, नियॉन 21 को समझते हैं जिससे सृष्टि बनी है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको चतुर पे जाना है, जिसमें साकार सरगुण ब्राह्मण का अनुभव कर सकते हैं। वो आदि पराशक्ति से होता है, और आदि पराशक्ति, मैं उन्हें आर्गन 40 कहता हूं। ये है। मगर जब मैं उससे आगे बढ़ा हूं, उस पड़ाव से आगे चलते हुए तो पंचम फिलॉसफी
भी बीच में आई थी, जो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को मुझे दिखाती है। इसका मतलब हीलियम को मैंने जाना है, नियॉन को जाना है, आर्गन को जाना है, अब क्रिप्टॉन को जानता हूं। क्रिप्टॉन के बाद हम जीनॉन की तरफ आते हैं। ये सस्ता फिलॉसफी है, जो अगली फिलॉसफी है जिसमें वो फॉर्मलेस चीजें हैं जो हमारे अंदर हो रही हैं, जो मुझे जीनॉन तक ले जा सकती हैं, 54 लेवल तक ले जा सकती हैं। वो अनुभव मैंने किया है। उसके आधार पे ही मैं नीलकंठ को समझ पाया हूँ और बता पाया हूँ कि आयोडीन 53rd एटम है, मगर उसका जो आयन फॉर्म है वो 54 हो जाता है, जीनॉन की तरफ हो जाता है। उसके आधार पे मैं अपने जिस्म के अंदर जो हो रहा है केमिकल फैक्ट्री में, उसके बारे में समझने का, जानने का पूरा अनुभव हुआ है। मैं यही कहूँगा 54 लेवल ऑफ पीरियडिक टेबल तक हर इंसान अपने जिस्म के अंदर महसूस कर सकता है। और ये आत्माएं जो बाहर की हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, उसे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स में जिस्म कैसे दिखते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश की। आपका जिस्म एक केमिकल फैक्ट्री है। अगर ये केमिकल फैक्ट्री है तो इसमें ही आपको ये सारे के सारे अनुभव होने वाले हैं, और जो अनुभव है मैं उसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं, हम पहली फिलॉसफी आ जाते हैं, द्वैत फिलॉसफी, जो आधार है। और मैं समझता हूँ जी सबसे बड़ा आधार, क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर इंट्यूटिव विजडम तभी आती है जब आपको विश्वास है कि कुदरत आपके साथ है। अगर आप कुदरत के साथ हैं, आप संपूर्ण हैं, कुदरत संपूर्ण है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आपको वो पूरा ज्ञान दे देगी जो आप चाहते हैं। द्वैत फिलॉसफी का सारांश ही वहीं से शुरू होता है। आप उससे के आधार पे ध्यान में रखिए, मेरे जीवन का आज भी लक्ष्य यही है कि मुझे पहले अपने आप में संपूर्ण होगा, तो मुझे देवी देवताओं के उस फॉर्म को देखना है जिससे मैं महसूस कर सकता हूँ। इसलिए जहाँ पे जब द्वैत फिलॉसफी की बात आती है, जो हायर सोल की बात आती है, वो अंतरात्मा नहीं है। वो दो आत्माएं नहीं है, जिसे मैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान की बात कर रहा हूँ। ये माता वैष्णो देवी है, जो अष्टभुजाधारी है, जो जिसे मैं समझता हूँ कि वो ऑक्सीजन है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो अपने आप में अपनी तपस्या से जीवन काल में एक ह्यूमन फॉर्म में गायत्री को समझ पा रही हैं। वो गायत्री को समझ पा रही हैं, इसलिए वो गायत्री की तरह बन जाती हैं, और उनके साथ ही मैं बैठ के सारी सृष्टि को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मेरी पैदाइश भी कटरा की है, त्रिकुटा माउंटेन की है, उस चीज़ों की है। अब वहाँ से शुरू होते हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि फिलॉसफी के मेन जीवात्मा जो है, चोजन डेटी की बात मैं अब जहाँ पे अंतरात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, चोजन डेटी की बात कर रहा हूँ, जो एक मानव की तरह है। और उसकी फाउंडेशन जो है वो वेद में है, ऋग्वेद में है, नॉलेज में है। उसका आधार भक्ति योग है, एक डिवाइन डिवोशन है, कुदरत के साथ वो लगाव होना, वो विश्वास जरूरी है। भक्ति के बिना आप द्वैत फिलॉसफी में नहीं आ सकते हैं। दूसरा, कुदरत के साथ कंप्लीट सरेंडर। ईश्वर आप ही सब कुछ हैं, मैं एक माध्यम हूं, वो जरूरी है। और जब वो है, भक्ति है, डिवोशन है, उसके आधार पे अगर आपका कर्म योग हो रहा है, काम, धर्म, कर्म का और विचार और लक्ष्य मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। अगर धर्म ही आगे है, अर्थ दूसरा है, उसके बाद काम पूर्ति है, उसके बाद मोक्ष आपको मिल जाएगा, यही पुरुषार्थ है। तो आपका कर्म, धर्म, भक्ति, ईश्वर प्राणीधना के साथ है, तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं कि आप उनके बेटे हैं। और एज ए स्टूडेंट आप माता से पूछ सकते हैं कि आप मुझे सिखाइए कि मुझे क्या सीखना है, मैं आपकी गोद में हूँ। इसलिए जितनी भी भक्ति योग की है, कर्म योग है,
वो पोएट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इतिहास हिस्सों में दुनिया के सामने पेश किया गया है स्टोरी फॉर्म में इन पुराणों में। आप समझ लीजिए, ऋग्वेद से होकर पुराणों की जितनी भी कहानियां हैं उनमें ही वर्णन भक्ति का भी है, कर्म का भी है, पूर्ण शरणागति का भी है। और क्या, मैं सारे पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन विषयों को लूंगा जो मुझे लगते हैं कि साइंटिफिक हैं। जहाँ पे आके जब मैं 0.1% की बात करता हूँ तो वो डिवाइन मैथमेटिक्स की बात आ जाती है। मैं मैन मेड मैथमेटिक्स, डिफेक्टिव फिजिक्स, डिफेक्टिव केमिस्ट्री, डिफेक्टिव बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्णता की बात है। वो 0.1% है। जो 0.1% है, अगर उसको समझने से ही आप अखंडता पा सकते हैं, नहीं तो 99.9% आप एक वो मानव है जिसने अपने आप को समझा ही नहीं है। चलिए, अब आते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेरी द्वैत फिलॉसफी की जो आधार है, इष्ट देवता हैं, वो माता वैष्णो देवी है, त्रिकुटा माउंटेन में है। इन सब चीज़ों से ही मैंने सब कुछ पाया है। इसलिए मेरा जन्म भी कटरा में इसलिए है कि मैं माँ की गोद में बैठकर उनसे सीख कर यहाँ तक आया हूँ। आज तक जो भी मैंने सीखा है माता वैष्णो देवी के गोद में बैठकर ही उनसे ही देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। किताबें एक पढ़ने का माध्यम था, मगर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये जो पढ़ा जा रहा है, जो मुझे माँ सिखा रही है, दोनों में अंतर है। वो जानते जानते ही मैं दुनिया तक, दिव्यांग तक पहुंच पाया हूँ। मगर मेरा लगाव माता वैष्णो देवी के साथ है, आज भी था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो ही दुर्गा का स्वरूप है जिन्होंने मानव जीवन में वैष्णवी के रूप से कन्याकुमारी में जन्म लिया था। उसके बाद यहाँ पे आके तपस्या कर रही हैं अपने एवोल्यूशन की तरफ। अब वो क्यों कर रही है मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। वो तपस्या कर रही हैं, उनमें संपूर्णता नहीं है, उनमें संपूर्णता है। वो संपूर्णता मुझे दी जा रही है और मैं दोनों उनसे सीखकर, सब चीज को समझकर, उनके उन चीजों को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। वो मेरी माता हैं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरी गुरु हैं, मेरी शील्डर हैं, प्रोटेक्टर हैं, वही हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं किसी और चीज़ को नहीं मानता हूँ, मगर उसके माध्यम से ही मैंने क्या समझा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ मेरे लिए माता वैष्णो देवी ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये 3 पिंडियां हैं। इसमें खूबी है कि इसके अंदर जो मैंने खुद 2007 में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अंदर जाके देखा है, एक बॉडी है 5.5 फीट, जिसके ऊपर 3 पिंडियां हैं। जो लेफ्ट है वो पिंक कलर क्वार्ट्ज की तरह है, सरस्वती की तरह शुद्ध है। बीच में येलो कलर के स्ट्रीक के साथ लक्ष्मी है, धन उत्पत्ति है। और राइट साइड में काली है, पार्वती का स्वरूप है। ये तीनों अलग अलग चीजें, 3 हेड हैं माता वैष्णो देवी के जिस्म के। वही चीज मुझे एडमायर करती हैं, ये कैसे हुआ। ये कुदरत की देन है। 5.5 फीट है, मगर तीनों हेड अलग तरह के हैं। पिंक क्वार्ट्स है, येलो है और काला है, मगर एक ही बॉडी से है। और नीचे से पानी आता है, जो मैंने अपने खुद हाथों से वहां देखा है, मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। वही माता है, वो स्टैचू फॉर्म में, अन्नपूर्णा की तरह, अनसुईया की तरह या दूसरी चीजों की तरह, जो कुदरत में पत्थर के रूप में आ जाती हैं, स्टैचू के रूप में आ जाती हैं, उनको समझकर मैं दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश है। वो पिक्चर कहीं ना कहीं मुझे दत्तात्रेय पिक्चर की याद दिलाती है, मैं दिखा चुका हूँ। यही है। तो यहाँ से माता से शुरू हुआ था बचपन में। मैं तो यही कहूँगा मेरा बचपन पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया था। अब आ जाता है त्रिकुटा माउंटेन में जो 3 स्टोन्स हैं, जिन्हों यही फाउंडेशन दिव्यांग की है। जैसे 22/21 है, वो ब्रह्मा के बारे में है। जो लेफ्ट हैंड है वो ब्रह्मा है। जो अंदर की मूर्ति है लेफ्ट सरस्वती की है। जो बीच में है शिव जी के हैं, ये विष्णु जी के 10 अवतार हैं और लक्ष्मी है। जो राइट में है वो शिव जी का शिवलिंग है, या पंचभूता है, 0.34419 है, या पार्वती का स्वरूप है। जो माता की शर्त में सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली हैं। और मानव की तरफ से
ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही मिलकर उनके मैथमेटिकल डिजाइन को मैंने समझा है, क्योंकि हमें समझना है तो डिवाइन मैथमेटिक्स कंक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। ये जीवन का सबसे पहला उदाहरण दुनिया को दिया गया है, जब कुदरत की हर चीज को डिवाइन मैथमेटिक्स के माध्यम से दिव्य के रूप से दुनिया को दिया है। आप इसके आधार पर दुनिया की हर चीज संपूर्ण आपको समझ आ जाएगी। अगर संपूर्ण आ जाएगी तो आपको अनसंपूर्ण को जानने की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्णता ही अनमोल है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ द्वैत फिलॉसफी के माध्यम से, त्रिकुटा माउंटेन के माध्यम से। अब आ जाते हैं मेरा पिछली मृत्यु और इस जन्म, इस बॉडी में, माँ के गर्भ में मैं 22 वीक्स के बाद ही एंटर हुआ हूँ। आप इसके आधार पर ऋग्वेद को समझना या आयत्रीय उपनिषद को समझना, लोकपालन को समझना, जो कुदरत ने डिवाइन ह्यूमन बीइंग को बनाया है, उसे 22 वीक्स के बाद ही उसकी अंतरात्मा को ग्रोइंग फीटस में चलना चाहिए। ये पहला पिलर है भक्ति योग का, डिवोशन का, जो मैंने जिस फीटस को, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, वो 22 वीक्स का, उसके बाद ही मैंने अंतरात्मा उसके अंदर गई। ये पहला ज्ञान है मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। ये जिसके आधार पे आयत्रीय उपनिषद में 3 स्टेजेस की भी 2 खत्म हो चुके हैं, थर्ड शुरू हो रहा है। वो जो मैंने समझाया है लोकपालन का, वो समझकर दुनिया के सामने पेश किया है। अब आते हैं मैं डिसेंट ऑफ कुंडलिनी, जो अंतरात्मा है, जो हीलियम है, 4 है, वो कैसे वो जिस्म में जी रहा पिक्चर देख रहे हैं, वो स्कल में कौन से हिस्से से अंदर आ रहा है, उसके बाद कैसे वो मूलाधार में रहता है, कैसे ही पूरे थर्ड स्टेज में पूरी बॉडी के डीएनए को दिव्य के आधार से बदल कर उसे संपूर्णता के साथ दुनिया के लिए पेश कर पाया है। वो मेरा अनुभव मैं दिखा चुका हूं, वही समझाने की इसमें कोशिश है। ये डिलीवरी से पहले की बात है। आप उसी दौरान थर्ड सेमेस्टर में जो माता वैष्णो देवी क्या तपस्या कर रही हैं, मेरी माता क्या तपस्या कर रही है, वो क्या भक्ति कर रही हैं, तो सारे का सारा मैंने अनुभव ग्रोइंग फीटस में ही कर दिया। तो इसलिए मेरे दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो गलत थी, कि मेरी माँ भी देवी की तरह है, माता वैष्णो देवी भी देवी की तरह है, मैं 2 देवियों के बीच में पैदा हुआ हूँ, मैं इन्हीं दोनों को सुन रहा हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। हाँ, दूसरी तरफ से हमारे पिताश्री भी कहीं धन धन की उत्पत्ति के हिसाब से हर संस्था है, तो उनका वार्तालाप, जब बाकी का वार्तालाप मैं अब धर्म के तरीके से ही देख रहा था, वही मुझ में परिवर्तन है। मैंने उस धर्म को कभी नहीं छोड़ा है। शायद इसलिए वेद, उपनिषद और पुराण स्टोरीज की खूबियों को देखने का, जानने का, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं अगले। अगर आप धर्म पे है, कर्म अच्छा है, इच्छा पूर्ति ठीक है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको जीवन में मिल सकता है अगर आप संपूर्ण इंसान हैं। उसके लिए द्वैत फिलॉसफी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए शायद बचपन में 7 साल के अंदर अंदर मैंने कुदरत को अंतरात्मा के माध्यम से, हीलियम के माध्यम से ही देखा है, जिसके आने से बाकी के जितने भी देवी देवता हैं उनको समझने की कोशिश रही है। बस इसके आधार पे ही मैं मोक्ष को समझ पाया हूं कि वो ही है। शायद उसकी फाउंडेशन जब मैं बचपन में पहली बार अमरनाथ गया था, वहीं पे देखे, उसके आधार पर मैं जैन तंत्र विद्या को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, जो अलग है इवन सचित्रा अग्नि से। वो वही अखंड योग के माध्यम से मैनिफेस्ट करके सच्चाई से मैंने जो दुनिया को पेश किया है, उसका आधार द्वैत फिलॉसफी है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, जो विश्वास आपका ऊपर पे है उसे कभी तोड़िए मत, उस पे जुड़े रहिए। जीवन का यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।
अब आ जाते हैं उसके आधार पे। जब एजुकेशन शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत में मैं कश्मीर में महाराष्ट्र में रहा हूँ, जहाँ पे एक टैंक था पुराने मंदिर का, जिसमें फिश थी। तो वो फिश को मेरे साथ मेरा ऐसा लुटाव था जैसे कि मैं और फिश दोनों एक ही हैं। सो शायद इसलिए विष्णु अवतार में मत्स्य अवतार को समझने का, वर्टिब्रेट कॉलम को समझने का, जो वर्टिबल एनिमल को समझने का सौभाग्य मुझे मार्तंड में मिल गया था। और इसके अलावा भी कुछ है जिसने मुझे पूरे तरीके से संपूर्ण बना दिया है कि आपको फिश की तरह संपूर्ण होना चाहिए। शुरुआत ही वर्टिब्रेट से शुरू होती है और पहला ही फिश है। ये शायद मुझे मिल गया है, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। शायद पहला विषय जो है वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन का सा है। जब शिव जी विष्णु की बात आती है तो फिश का ज्ञान वहीं से शुरू हो गया था। अब आते हैं हमारी ब्राह्मण परंपरा या भारत की परंपरा में, जब भी बच्चा पैदा होता है पहले उसके सर के बाल मुंडन के तरीके से कुल देवता को पेश किए जाते हैं। हमारा कुल देवता कहीं ना कहीं बाबा भेड़ देवता है, जम्मू के पास, नगरोटा के पास ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो देवी है वो फिश ही है। आप पिक्चर को फिश में देख रहे हैं। अगर यही फिश है, यही शुरुआत है और बाल भी उसके दिए हैं, अगर वो मैं उसे देवी मानता हूं तो इसका मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल फॉर्म्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो जो भी एनिमल में हैं, उनका हाथ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं, कि मैं सबको देवी देवता ही मानता हूं। इसलिए प्योर वेजिटेरियनिज्म वहीं से शुरू हो गया था। अब जब मैंने सिंबल अखंड को बनाया है, अगर आप इसके सेंटर के बीच में नीचे वाले पोर्शन को ऊपर वाली पिक्चर में देखेंगे तो आप सांप की तरह देखेंगे। एक कोबरा है, इज वेरी क्लियर। इसका मतलब नाग देवता या रेप्टिलियन ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है। जो रिप्रेजेंट मैंने नाग देवता को यहाँ पे किया है वो ही कहीं ना कहीं सत चक्रा निरूपण में 6 चक्रों से जुड़ा हुआ है। वो रेप्टिलियन ब्रेन है। मगर उसी पिक्चर को मैंने बदल कर जब नीचे दिखा रहा हूं तो वो फिश की तरह नजर आता है। इसका मतलब बोथ कि दोनों ही पानी में रहने वाले हैं। यही शुरुआत है, यही एमनियोटिक फ्लूइड में है, यही प्राइमरी ओशन में है। ये दोनों के दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको जानने के लिए। फिश भी इंपॉर्टेंट है और स्नेक भी इंपॉर्टेंट है। शायद ये दोनों को देखकर ही मेरी शुरुआत एजुकेशन शुरू हुई थी। शायद यही इसलिए ऊपर के सिंबल में मैं यही चीज दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। आप ये द्वैत फिलॉसफी का संपूर्ण ज्ञान है। अब आ जाते हैं जब इज्म की तरफ आती है, तो जब मैं स्कूल में गया था तो पहली बार हितोपदेश के इस मंत्र को जानने का सौभाग्य मिला था, जिसमें लिखा है विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रता पात्रतावर्थ धन उत्पत्ति धनत धर्म तत् सुखम। अगर दुनिया में अगर आपको सुख चाहिए उसके लिए इम्पेकेबल विजडम का होना जरूरी है। जिसमें इम्पेकेबल विजडम है वो बहुत सरल इंसान होगा। जो सरल इंसान होगा वो कुदरत के हर इंसान को साथ में जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे मेरी कोशिश है कि मुझे हर इंसान, हर जानवर, हर पशुपंछी कुदरत की देन लगते हैं। मुझे सबसे प्रेम है और प्रेम को ध्यान में रखते हुए मैं सबके साथ सच्चाई ईमानदारी से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उन सबको सोसाइटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि सबको कुदरत के लिए कुदरत ने बनाया है। शायद वही फिलॉसफी मैं समझ पाया हूँ, द्वैत फिलॉसफी में विजडम के तरीके से। जब ये है, अगर उत्पत्ति है, सब एक जैसे हैं, सब मिलकर अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे, वो काम में धन की उत्पत्ति होगी। जहाँ पे धन होगा वहाँ पे धर्म होगा, जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पे सुख होगा। अगर दुनिया में हमें सुख चाहिए, सबसे पहला आधार अखंड विद्या होना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर विद्या है, आप अपनी सोच समझ से उस काम करते हैं, उस तरीके से आप अपना योगदान देते हैं,
तो उस दुनिया का कल्याण हो जाएगा। ये मैंने जब भी पहली बार स्कूल में 7 साल के बाद गया था इसे पढ़ने से, वो शुरुआत आप एजुकेशन कैसे करनी है तब से शुरू हो गई थी। अब आ जाते हैं आपके बाद, अगर आप द्वैत फिलॉसफी में हैं, आप अपने आप में विश्वास करते हैं, आप माता में विश्वास करते हैं, आप सच्चाई से विश्वास करते हैं, संपूर्णता जिनमें भी जिस किस्म का माइंड जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, सच्चाई ईमानदारी से जुड़ा हुआ, वो जो भी शब्द कहेंगे वो सच्चाई होंगे, वही इंट्यूशन है, वही महत है। उसका उदाहरण ये था, मैंने 10वीं क्लास का एग्जाम देने के बाद मेरी माता श्री ने मुझसे पूछा था, बेटा तुम क्या पहली बार पास हो जाओगे? क्योंकि पहला बोर्ड का एग्जामिनेशन 10वीं तक था, 8वीं का खत्म हो चुका था। 10वीं में तो मैंने कहा था आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें पास हो जाऊंगा, और जहां तक कि मैं पूरे स्टेट बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन में आऊंगा और मेरे 532 मार्क्स होंगे। जी स्पॉन्टेनियस मेरे मन से अंदर आ गया था माता जी को जवाब। उन्होंने कहा था कि ये अहंकार का विषय है। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि मेरे जितने भी भाई बहन हैं मुझसे बड़े हैं, कोई भी 10वीं फेल हुए बिना पास ही नहीं होते। उनके लिए पास होना ही सबसे ज़्यादा था। और कहिए कि आपका बेटा रिकॉर्ड बनाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, अगर ये कहते हैं तो ये कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगी। मैं उनसे समझ सकता हूँ, मगर ये अंदर की आवाज़ थी, मेरी आत्मा की आवाज़ थी, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, एक हीलियम की आवाज़ थी, एक अदिति की आवाज़ थी। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ, मुझे जो सिखाया जाता है उसे मैं प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे आते हैं, जब 11वीं पास करने के बाद मैं मेडिकल में एडमिशन हुई थी तो मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप स्कूल वालों ने भी 3 साल के लिए जम्मू में पढ़ा हूँ, उससे पहले 8वीं तक कटरा में पढ़ा। 3 साल के अनुभव जिसमें मैंने हर किस्म के रिकॉर्ड 9वीं 10वीं और 11वीं में किए हैं, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हैं। उसके आधार पर जब टेस्टिमोनी सर्टिफिकेट देना पड़ा तो कंडक्ट कैरेक्टर कैसा है बच्चे का, ये लिखा जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि शायद मेरा ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें एग्जाम्पलरी शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सारे स्कूल ये जानते थे ये अपने आप में उदाहरण है, इसका कोई मिसाल किसी के साथ नहीं जोड़ा सकता। ये मेरे स्कूल का ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं यही दुनिया को दिखाने के, अगर आप द्वैत फिलॉसफी में हैं, सच्चाई ईमानदारी से हैं, कुदरत आपको अवार्ड देगी, वो अवार्ड सबसे बढ़िया है। ये मेरा सबसे बड़ा अवतार है जिसका मैं रखता हूँ, मेरे घर में दूसरा कोई अवार्ड नहीं है। और इसके आधार पे मुझे कहीं ना कहीं नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला था, 110 रुपीज़। और उसके बाद मैं जम्मू एंड कश्मीर से एक लोन लिया था एजुकेशन, क्योंकि मुझे पैसा देने के लिए कोई नहीं था। पिताजी कमाते नहीं थे, माताजी के पास पैसा नहीं था, और किसी ने भी मुझे ऑफर नहीं दिया था। तो मुझे अपने बलबूते से ही मेडिकल फील्ड में नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप और लोन एजुकेशन स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ा था। अब आ जाते हैं, और वो पूरा पैसा देने के बाद मैंने यही दिखाया कि आप कुदरत किसी से भी पैसा लेते हैं, वो सारे का सारा आपको वापस दे देना चाहिए। किसी चीज़ को भी अपने पास मत रखिए, अपनी झोली बिल्कुल साफ करके रखिए। सिर्फ दुनिया में देना 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 सीखिए, लेने की बात ही मत कीजिए। नो रिजर्वेशंस, नो कॉपिंग, नो भिखारी, नथिंग एट ऑल। मैं शायद एक पहला स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ जो भिखारीपन को, गेट गेट फॉरगेट को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच कीजिए, कर्म के आधार पे आपको पैसे मिलेंगे। आपको किसी से मुफ्त में लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट का भी है। मैं जो भी देता हूँ अपनी जेब से कमाए हुए से देता हूँ, किसी से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। शायद इसलिए मेरा उद्धार बचपन से ही ठीक तरीके से आगे की है, क्योंकि मैं सिर्फ कुदरत से कहता हूँ कि आप जुड़िए, मुझे सिखाइए, हम सच्चाई ईमानदारी से दुनिया में काम करेंगे। वो विचारधारा द्वैत की फिलॉसफी है। क्यों पावरफुल है मैं दिखाने, इसके आधार पर 1974 में जब मैं मेडिकल कॉलेज ख़त्म कर चुका था, हाउस सर्जन भी था, तो मैंने ये सिंबल बनाया था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक मैथमेटिशियन हूँ जो मेडिकल साइंस में आ गया है। ये सिंबल आज से 50 साल पहले मांडुक्य उपनिषद की 12 लाइनों को खूबसूरती के सामने दुनिया के सामने पेश करते हैं।
इसमें आ, आकारा, युकारा, मकारा और कुदरत क्या है, तुरिया क्या है, साथ में आप गणेश क्या है, ओम क्या है, ये महामंत्र क्या है, ये प्रणवा क्या हुए, प्राणवत मंत्र क्या है। मैं सब चीज़ों को बिना जाने ही मैंने पिक्चर बनाई है। उस तब मैं स्पिरिचुअल साइंस की तरफ बिल्कुल नहीं था, एक स्टूडेंट था, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं कि जब कर्म धर्म पे कर्म शुरू हो जाता है तो उसमें मेरी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल प्रैक्टिस अपने आप में है, वो कर्म है। साथ में मेरे अखंड फार्मे में दवाइयाँ बनाना शुरू की थी उन गरीब लोगों के लिए, सत्य चीज़ें जो कास्ट प्राइस में दुनिया के सामने पे, और 25 साल चलाया है। और उसका जो मेरा अनुभव है कि आप बहुत सबसे बढ़िया दवाइयाँ कम से कम रेट में दुनिया को देख सकते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे अच्छे होंगे। ये चीज़ मैंने अखंड फार्मा में, पहले अपनी नीयत को अच्छी रखिए, नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे रिजल्ट अच्छे होंगे अगर आपकी नीयत अच्छी है। अगर आपकी नीयत सिर्फ पैसे कमाने की है तो आप कभी भी अच्छा काम कभी नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा आपका आधार नहीं होना चाहिए, कर्म फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और इस पिक्चर में अगर देखा जाए, आज से 45 ईयर्स पहले इसमें दिव्य छुपा हुआ है। कैसे किया था मुझे नहीं पता है, ओम को भी किया था, इसको भी किया था, मगर मैं जानता हूँ जी मेरी आत्मा मुझसे करवा रही थी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं तो अंदर की आवाज़ को सुनता हूँ, वॉइस ऑफ साइलेंस को सुनता हूँ। ये पहले से इंट्यूटिवली हो रहा था। उसका आधार द्विवेद फिलोसफी ही है। अब आ जाते हैं इसके बाद 1 जनवरी 1990 या 31 दिसंबर 1989 की रात को हमें एक डिनर पे बुलाया गया था, जहाँ पे हिमाचली सभा का उदाहरण किया दिया गया कि हमें हिमाचली सभा शुरू करनी है उन लोगों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, या दूसरी स्टेट से आते हैं, जो चेन्नई में आते हैं। और उनकी सेवा करने के लिए हमें हिमाचली सभा बनानी है ताकि उन लोगों का उद्धार किया जाए। इस विचार से हिमाचली सभा को उन लोगों के लिए बनाया गया था जो तमिलनाडु में नॉर्थ से आते हैं। बस आप उसके लिए एड हॉक तरीके से मुझे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था, सब लोगों की सहमति से। पहले प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट मुझे दिया था तो मैंने मान लिया था, क्योंकि ये सिलेक्शन थी सब लोगों की, किसी ने में भी वहाँ इलेक्शन नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, हम पहली बार मिले थे, अच्छे विचार से शुरू कर रहे थे। बस उसके आधार पे, क्योंकि मैं ही एक एजुकेटेड था और पैसे वाला था, सोच समझती थी, तो लिटरली मैं एज एड हाउस वाइस प्रेसिडेंट एक हकीकत में प्रेसिडेंट की तरह ही लीड कर रहा था। फिर उसके बाद खुद मैंने उसको सपोर्ट, लैंड को सपोर्ट किया था, बिल्डिंग बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई थी। 3 साल तक हिमाचली सभा को एक ऐसे लेवल तक लेके आ गए थे, वो शायद इतिहास का अपना हिस्सा था। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 31 दिसंबर 1993 को दोबारा हम हिमाचली सभा के मेंबर्स एक होटल में मिले थे, और मुझे नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। ना तो मुझे पहली मीटिंग का पता था, ना इस मीटिंग का पता था। जब वहाँ पे जाते हैं तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बीच में वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें बीच में जम्मू एंड कश्मीर के एक पॉलिटिशियन आए हुए थे। अब ये लोग उनसे पैसे की आशा करते हुए कहते कि हम, तो फिर वहाँ पे सवाल, तो फिर आप एड हॉक कमेटी को एक इलेक्शन तरीके से एक कमेटी बना दीजिए जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लोगों से चुनकर आई हुई है। जब वो सवाल पैदा हुआ था तो किसी ने उठकर पहले प्रेसिडेंट का नाम दिया था, वही प्रेसिडेंट जिन्हें पहले से दूसरे ने सेकंड कर दिया था, तो वो सिलेक्ट हो गए थे। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आई तो एक महाशय खड़े हुए, उन्होंने अलग किसी आदमी का नाम प्रपोज कर दिया था, और दूसरा आदमी खड़ा होकर उसके नाम को सेकंड कर दिया था, तो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था। उस स्टेज पे सब लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया है, आप तो 3 साल से वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको खड़ा होना चाहिए। और काफी लोगों ने मिलकर कहा था कि आप
को हम प्रपोज करते हैं और सेकंड करते हैं। मगर मैंने उनसे यही कहा था, मैं पॉलिटिशियन ना हूं, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे सारे लोग नहीं मानते हैं तो मुझे उस चीज में विषय में हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि प्रपोजल के बिनी शुरू में ही किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है, किसी ने सेकंड नहीं किया है, दूसरे का लिया गया है। इसका मतलब कि मेरा सबके सबका अनुमत मेरे साथ नहीं है, प्रपोजल ही दूसरे का है। इसके बाद मैं अब इलेक्शन में कभी नहीं पढ़ूंगा। जहाँ तक कि आज भी मेरे पास इलेक्शन वोटर आईडी भी नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे, डिप्लोमेसी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सच्चाई ईमानदारी कहीं है ही नहीं। जब आप मेजॉरिटी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सब एक बराबर है, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए मैंने जो शुरू में 93 में किया था कि मैं कभी भी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जहां पे मैं ट्रुथफुली उसकी ऑटोक्रेट डेमोक्रेट्स डिक्टेटर की तरह हूं। और तभी मैं काम कर सकता हूं। अगर मुझे कंप्रोमाइज करने हैं तो मैं दिव्यांग तक कभी नहीं आ सकता। इसकी शुरुआत 93 में ही हो चुकी थी। आज तक आप ध्यान लगा सकती है 40 इयर्स प्लस हो गए हैं, मगर मैंने उसका वो चीज़ को बचपन से लेकर छोड़ा नहीं है। वही द्वैत फिलॉसफी की कुदरत मैं से एक माध्यम हूँ, और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगी। मैं डेमोक्रेसी को नहीं मानता हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि जो इंसान की नीयत अच्छी है वही अच्छा इंसान दुनिया का कल्याण कर सकता है। डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होने वाला है। बस ये आधार तभी हो चुका था। शायद मैं आज भी डेमोक्रेसी को नहीं मानता, किसी डेमोक्रेट को नहीं मानता हूं, क्योंकि सब दुनिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मगर सब में अखंडता की सच्चाई बिल्कुल नहीं है। दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन अखंडता को सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अखंडता से आप दुनिया को कमा नहीं पाएंगे। अब आ जाते हैं, अब जितने भी मैंने चीज देखे वो द्वैत फिलॉसफी के वो रोल हैं जो द्वैत फिलॉसफी को दुनिया के सामने पेश करने का अच्छा है। जब दूसरी बात आ जाती है, अद्वैत फिलॉसफी है, वो सेकंड ग्रेटेस्ट इंट्यूशन है। द वॉइस ऑफ सल इनर सोर्स की बात आ जाती है, जिसका अनुभव मैं बचपन में ही कर चुका था, पैदाइश से पहले ही, 22 वीक्स में ही। वो हीलियम 4 है। मैं और हीलियम फिर दोनों एक बन जाते हैं तो उसका आधार अद्वैत फिलॉसफी बन जाता है, जिसका नाम शायद आदि शंकराचार्य जी ने शायद दुनिया को दिया था कि दोनों एक हो गए हैं। अब उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी किससे समझाया मुझे नहीं पता है, मगर मैं जानता हूं अद्वैत फिलॉसफी अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि कुदरत के हर चीज को एक ही सेकंड में जान ले। क्योंकि नहीं जान सकता है तो अद्वैत फिलॉसफी जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहीं ना कहीं अधूरी है। मैं यही कहने की कोशिश कर, जो अनुभव है आपको सेक्टेरियन मिलेंगे, एक टाइम पे नहीं हो सकता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जीवात्मा अंतरात्मा एक में है, इसकी फाउंडेशन उपनिषद में है, ज्ञान योग में है और रियलाइजेशन है। मगर जिसमें भी जो भी है उसके आधार पर मैं लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड विष्णु को समझ पाया हूँ, सत्युरन को समझ पाएंगे, संपूर्णता को नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि जिसमें हम वही सोच सकते हैं जो हम अनुभव करते हैं। जो अनुभव आपका है और समझते कि आप ही देवता हैं, तो आपके अनुभव बहुत छोटे हो जाते हैं। शायद ब्रह्मा और विष्णु जी के जो परिभाषा है सनातन धर्म में है, उसके मैथमेटिक्स को समझने में मुझे आसानी हुई थी, मगर उसके आगे जाना नामुमकिन था। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच पाया हूं, मगर उसके आगे जाने के लिए एक और अनुभव की जरूरत है, जिसके लिए 40 साल संपूर्ण हो चुके थे। अब मैं समझने की कोशिश करते हैं। अब अद्वैत में अब मैं दिखा रहा हूं कि फर्स्ट डिवाइन सोल जो है गॉडेस अदिति है, वो हीलियम 4 है, वही मेरी अंतरात्मा है। उसी से ही मैंने कुंडलिनी अंतरात्मा अदिति को समझा है, जाना है। अब ये एक वॉइस ऑफ साइलेंस मेरे लिए बन गया है, जो अंदर ही मुझ में है। ये कुदरत की देन है। मी एंड वॉइस ऑफ साइलेंस के माध्यम से ही मैं अपने आप को समझ पाया हूं। ये चीज अद्वैत फिलॉसफी की मैंने देखी है। अब इसके आधार पे
अदिति के बारे में वेद में क्या लिखा है कि वो दक्ष की बेटी भी है और माँ भी है। ये ऋग्वेद का स्टेटमेंट है। उसी अब जिस स्टेटमेंट को ऋग्वेद दक्ष जो राजा है उसकी माँ भी है, बेटी है, आज तक कोई नहीं समझा पाया था। सिमिलरली जब उपनिषद की बात आती है तो उसमें ये लिखा गया है कि अदिति आदित्य की माँ भी है, बेटी भी है। इसे भी आज तक कोई समझ नहीं पाया था, मगर मुझे खुशी है कि मैं जानता हूँ कि आदित्य जो है हाइड्रोजन एटम है, जो सबसे ज्यादा है, वही किंग मेकर है। और हीलियम उससे ही बनी है, सूर्य से बनी है। ये मैं समझ पाया हूँ। वो ही मेरी अंतरात्मा है जो कोर के अंदर में 6000 डिग्री में बनकर हाइड्रोजन से हीलियम बनती है। वही अंतरात्मा संपूर्ण होगी, ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी होगी, मैं समझ पाया हूँ। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अदिति को ही अपनी अंतरात्मा मानता हूँ। ये मेरा माध्यम है। आप इसे समझने के लिए जैसे स्टेटमेंट में आप देखिए, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, वो न्यूक्लियर प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन में सन के अंदर 6000 डिग्री में हाई हीलियम 4 में बदल जाते हैं। ये साइंस के माध्यम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों ही मदर और डॉटर कैसे बनती हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से हाइड्रोजन। ये प्रतिक्रिया जो सूरज के अंदर है, जो चलती रहती है, वो साइंस मुझे अब स्पिरिचुअलिटी को समझकर दिखाने का मौका, जहाँ पे आके ए स्पिरिचुअल पर्सन साइंस के माध्यम से और दुनिया को बता पा रहा है। जहाँ पे साइंस स्पिरिचुअलिटी एक होगी, उसमें डिवाइन मैथमेटिक्स आएगा तो संपूर्णता आ जाएगी। ये शुरुआत मैंने कर दी है। अब आगे चलते हैं। अब सन है, उसके अंदर जो रिएक्शन है वो दिखाने की कोशिश, यही मेरी अंतरात्मा है। इससे फिशन और फ्यूशन के आधार पे कैसे आदित्य की माँ भी बनती है, आदित्य की बेटी बनती है, मैं समझा चुका हूं। अब आगे चलते हैं। अब 1991 1 जनवरी को एक न्यू इंसाइट शुरू हो गई थी, एक नई परिभाषा की तरफ। जब मुझे सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग इनिशिएशन के लिए महर्षि वेतात्री, जिनका आप पिक्चर देख रहे हैं, उनके पास ले गए थे। मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद 10:30 मॉर्निंग किए हैं, उन्होंने मुझे बिठाया था। और उसके बाद उन्होंने अंगूठा मेरी आंखों के बीच के ऊपर त्रिकुटी में रखा था और मुझे वहां देखने के लिए कहा था। ये शुरुआत थी 1 जनवरी 1991 मॉर्निंग 10:30। आप देखिए इस पिक्चर में मैं नहीं, मेरी पिक्चर है, बीच में शिव जी के पीछे त्रिकुटा आइज है, उसके बाद सेंटर में है, जहाँ पे ऊपर का रेड स्पॉट है, वहां पे उन्होंने अंगूठी रखी थी और मुझे कहा था कि उस पॉइंट पे ध्यान से देखो, आंखों से वैसे देखो। तो ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं वही चीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे इनिशिएशन में मुझे महसूस हुआ कि ऊपर के पेट में कोई चीज मूव हो रही है मेरे जिस्म के अंदर। वो मूव होने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मूव हुई थी, हार्ट के पास आई थी, फिर चलते चलते आके उस पॉइंट पे आ गई थी जहाँ पे उनका हाथ था। इसे अब मैं कहूँगा कि जब उषा चक्रा, मैं उसको कहता हूँ, अपर अब्डोमेन को उषा चक्र का नाम देता हूँ, वहां पे कुंडली मूव होके अंदर जाके वहां से आते। ये पूरा अनुभव मेरे जिस्म के अंदर है, जो पहली बार मुझे महसूस हुआ था। तब तक कभी इस दृश्य तक पहुंचे ही नहीं थे। ये इनसाइट है, एक नई शुरुआत है 40 साल के बाद उस आदमी के लिए जो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता को समझता है, डिवाइन मैथमेटिक्स को समझता है, फिजिक्स को समझता है, केमिस्ट्री को समझता है, मेडिकल साइंस को जानता है, हर चीज का अनुभव कर चुका है और अपने आप में संपूर्ण डॉक्टर भी है, इंजीनियर, हर चीज से संपूर्ण है। उसको ये पहली बार अनुभव इसलिए दे क्योंकि मैं पूरे ज्ञान को समझता हूँ, तो इसलिए अंदर का अनुभव मेरे लिए आसान हो गया है। शायद वही महर्षि वेतात्री ये अनुभव दूसरे किसी इंसान को कभी नहीं दे पाए हैं, दूसरा कोई भी गुरु नहीं दे पाया है। ये भी जीवन का एक सत्य है। आप उसके आधार पे ये मूवमेंट देखिए कि कैसे, जैसे आप उसे उषा चक्र कहिए या वहां से शुरू होकर कैसे बनी। ये पिक्चर मैंने अपनी दिखाई है 1991 की।
अब इसके रिजल्ट है कि मुझे इसके बाद सर भारी शुरू हो गया था, मगर कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पाई। तो सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के असिस्टेंट ने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के पीछे से 3 बार नीचे लाया था तो ठीक हो गया था। तो उससे मुझे लगा कि जिसमें एज ए डॉक्टर मेरे लिए एक ऐसा एडवांटेज है, मैं अपने हाथों से हर इंसान को अगर ऐसे ही ठीक कर दूँ कि दुनिया की सारी ताकतें, सारी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी। वो सीख के फिर मैंने सीखा कि आपको कुछ और सिखाना तो मुझे सिखाइए। अब जब सिखाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि तुरियातीतम को सीखिए, अपने दिमाग को सर से 1 फुट ऊपर लाके ध्यान में रखिए। पहले उन्होंने मुझे आंखों के बीच में रखा था, आप कह रहे हैं जो सर के 1 फुट के ऊपर है वहां पे ध्यान लगाइए, अगर आपको महसूस हो जाएगा तो समझिए आपका संपूर्ण हो गया। और मैंने देखा, मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि वहां पे कुछ चक्र है वो चल रहा है जो सर से 1 फुट ऊपर है। शायद वही तुरिया थी, मगर उससे मेरे जो सिद्धि पावर्स मिलना शुरू, मैं जो भी कहता था वो संपूर्ण हो जाता था। मगर पहले भी होता था, अब भी है। अब तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, पहले सोचता नहीं था, कभी कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मगर उसके बाद मैंने देखा कि सिद्धियों से प्रॉब्लम है। एक बार सिद्धि का अनुभव करना ठीक है, दूसरी बार कंफर्मेशन के लिए, तीसरी बार कभी नहीं करना चाहिए। अगर तीसरी बार आप करेंगे तो आप उसी चक्कर में फंस जाएंगे, उससे आपका उद्धार नहीं होगा, पतन ही होगा। जो लोग सिद्धियों से लोगों को गुरु बन के उनको बदल करने की कोशिश है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सबसे बड़ा बॉन्डेज है, ये शायद मैंने तब महसूस किया था। अब जब आगे आते हैं उसके बाद, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से पहले परफेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने सारी किताबें जो चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी तंत्रा के साथ जुड़ी थी या योग के साथ जुड़ी हुई थी, जब चीज़ों के साथ जुड़ी हुई थी, मैंने सबको पढ़ने की कोशिश की थी। मगर सारी किताबें पढ़ने के बाद 2 साल तक, 91 से 93 के बीच में, मैं एक ही नतीजे पे आया था कि सारी की सारी किताबें गलत हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दुनिया को दी जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, मैथ की तरफ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंसेस के अनुभव के आधार, सारे का सारा गलत है। जब गलत रहा तो मुझे लगा कि अब बेटर यही है, उसे अगर समूह करना तो मुझे एक योग स्कूल में जाकर प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए जो विषय मैंने लिया था। जब विषय लेके मैं जब 92 में 4 महीने के प्रोग्राम के बाद जब मेडिटेशन की बात हुई थी, तो उन महाशय ने कहा था कि योग करने के बाद मूलाधार में देखिए, रोशनी देखिए, उसे उठा के नाभि की तरफ लाइए, उसके बाद मणिपुरा में लाइए, उसके बाद अनहता पे लाइए, उसके बाद विशुद्धि। जी 5 लेवल की बात करते ही मैं 5 लेवल में गले में पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं एक वाइट रोज हॉल में आ गया हूँ, 5 स्टेप में हाइट। तभी शायद तभी मैंने जीरो का अनुभव किया था, जो अंदर एक रोशनी थी, कैसे वो एक्सपैंड हो गई है, कैसे वो डॉट सिलेंड्रिकल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म में बन जाता है। वही जीरो का अनुभव मेरा था। शायद इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंसान, कुदरत, जीरो को आर्यभट्टा ने नहीं, हर इंसान के अंदर है। हर इंसान को महसूस होगा तो वो कर पाएगा। मगर साथ में मैं पंचभूतों को भी समझ पाया था, जैसे कि मूलाधार पृथ्वी के साथ जुड़ा है, स्वादिष्ठान पानी के साथ जुड़ा है, नाभि अग्नि के साथ जुड़ा है, अनहता वायु के साथ जुड़ा है, और विशुद्धि आकाश भूता के साथ जुड़ी है। ये अनुभव मेरे लिए एक मिसाल था। वो परिवर्तन मुझे आज लगा कि वाह, अगर जीवन के यही सत्य है तो इसी को मैंने बाद में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बदला था। अब आ जाते हैं कि मेजर नाड़ियों की बात है, वो 72,000 नाड़ीज हैं, मैं उसे मानता हूँ। मगर जो मेजर नाड़ी है उसका वर्णन मैंने बीच में किया है, आप इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे ही छोड़ दें। मगर सतचक्र निरूपणा में जो पहला जो अनुभव शुरू होता है, उसमें मेरू माउंटेन में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में मिथुरा या सिरा या शशि और मिथुर या सत, ईड़ा या पिंगला, एक ल्यूनर है, दूसरा सन है, उनका वर्णन है। वो ज्ञान मुझे लगा बहुत अच्छा है। अगला वीडियो मैं कहीं ना कहीं सतचक्र निरूपण के आधार पे ही बनाने वाला हूँ। अब वो दिखाने की कोशिश होगा, सतचक्र निरूपण में है
उसमें 6 चक्रों के बारे में क्या है और क्या जानना है वो आगे हम बताएंगे। अब ईडा एंड पिंगला को मैंने लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक चेन के साथ जोड़ा हुआ है और ये बताने की कोशिश है कि ये अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है, जिसमें मैंने फिजिकल एनाटॉमी में न्यूरोसाइंस के माध्यम में उस पिक्चर को जो मैंने अपनी किताब में पढ़ा था उसके आधार पे समझ पाऊँ कि जो बाहर 7 की बात कर रहे हैं हकीकत में 10 स्टेप्स हैं। वो बात मैं देखिए, इसका वर्णन हम आगे जाके करेंगे, वैसे तो पहले करते ही आ रहा हूँ। और उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सेंटर में है और वो ज्ञानी है, वो सब जानती है और उसमें ही कौन सी चीजें अंदर हैं, वो जो परिभाषा जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर के हिस्सों का है वो मैं इस सत चक्रा निरूपण में उसकी डिटेल में आगे अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके आधार पे मैंने क्या देखा है, क्या जाना है, वो बाद में बात करेंगे। आप इसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वाणी नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है, अंतर्योग है, वो कहीं ना कहीं वहां पे आके संपूर्ण हो जाता है। अब जब आगे की बात आती है तो उसे कैसे वर्टिकल कॉलम में इन सब चीजों के साथ जोड़ा है, जाना है, पहचाना है, मैं वो दिखा चुका हूं। अब आते हैं कि इसके आधार पे कैसे वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक गधा की तरह है, चक्र के है, मैं वो भी समझा चुका हूं। अब आगे चलते हैं, उसके आधार पे कुंडलिनी के बारे में सच्चित्र निरूपण के 10वें विषय में क्या लिखा है, उनकी शक्ल क्या है, कैसे वो शिवलिंग की तरह है, कैसे वो कुजे की तरह है, कैसे वो कुंभ की तरह है, वो चीज़ें भी मैं अगले में डिटेल में दुनिया को दिखा पाऊंगा। उसका मैथमेटिकल डिज़ाइन क्या है, कैसे वो पाई की स्ट्रक्चर का है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यांग की कैसी है, वो डिस्क्रिप्शन भी सच्चित्र निरूपण बड़ी खूबसूरत है। वो अगले में हमें और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं, अब वहां पे शंख की शक्ल और श्रद्धा विश्वास और उसका मैथमेटिकल डिजाइन भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, वो भी अगले वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं कि इसके आधार पे योग जो है 93 में मैंने महसूस किया था, आप उस पिक्चर को मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जितने भी चक्रास हैं, ये फिजिकली मैंने जो अनुभव किया था 93 में, उसके आधार पे ये पिक्चर है 93 की। अब इसके आधार पे स्वामी सुखबुद्धानंद जी के प्रोग्राम में है, आप इस मेरी पिक्चर में आप दोनों तरफ आरा देख सकते हैं और सिर में एक ज्योति देख रहे हैं, हेडलाइट है, वो ट्रायंगुलर है, वो आसानी से नजर आती है अगर आप ध्यान के साथ देखिए। आप आगे जाते हैं तो उसके बाद कैसे मेरी अंतरात्मा कुंडलिनी अंदर आई थी, ब्रह्म नाड़ी में आई थी, ब्रह्म ग्रंथि के साथ, फिर कैसे वो वर्टिबल कॉलम से वेंट्रिकल ब्रेन में आकर कैसे मैं और अंतरात्मा दोनों एक होके जो अनुभव पहले अनकॉन्शियस था, सबकॉन्शियस था, कैसे वो कॉन्शियस बन गया है, ये अनुभव मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जिसके आधार पे मैं सत चक्र निरूपणा को आसानी से समझ पाया हूँ, 3 ग्रंथियों को समझ पाए, ब्रह्म ग्रंथि को समझ पाया हूँ, विष्णु ग्रंथि को समझ पाया हूँ, रुद्र ग्रंथि को समझ पाया हूँ। शायद तंत्र विद्या का अनुभव मेरे लिए ज़रूरी था, जिस पहला अनुभव अनकॉन्शियसली अमरनाथ यात्रा में हुआ था, अब कॉन्शियसली हो रहा था। कॉन्शियसली होने के बाद सफ़र और भी आसान हो गया था कि अब साइंस के माध्यम से हम इन अंतर के अनुभव के आधार पे मुझे रिसर्च करनी है। ये 1995 का विचार है। अब अनुभव के आगे कैसे बनते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि इसके आधार पे मूलाधारा से सहस्त्रार में कुंडलिनी जा सकती है, प्राणायाम के माध्यम से जा सकती है। ये चीज मैं दिखा चुका हूं, ये असेंट एक्सटर्नल है, वो अपने आप में हर इंसान कर सकता है। वही शायद जो सचक्र निरूपण का पहला जो अनुभव है 6 चक्रों का है, वो वही है, कैसे मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ आप प्राणमय कोष से जा सकते हैं। मगर इससे बाहर के 5 अंगों और अंदर के 5 अंगों को समझने का सौभाग्य मुझे मिला था कि वही अन्नमय कोश है, वही प्राणमय कोश है, वही मनोमय कोश है, वही विज्ञानमय कोश है, वही आनंदमय कोश है। इसके आधार पे जिस्म की इंद्रियां क्या है, मन क्या है,
बुद्धि क्या है, आहत क्या है, चेतना क्या है, चित्त क्या है, वो सारे एक के साथ जुड़े हुए इन सब चीज़ों में आपको नजर आ जाते हैं। और अंत में आपको अदिति के साथ देखेंगे तो वो संपूर्णता आपको देखनी चाहिए। वही मेरा अनुभव था। आप इन चीजों के आधार पे जो मैंने महसूस किया है, शिवभूषण शर्मा एक जीवात्मा है जिसमें 100 ट्रिलियन सेल्स है और मेरे अंदर अंतरात्मा है। ये दोनों का अनुभव अद्वैत फिलॉसफी में मैं कर चुका हूँ। अब हम त्रेत फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद आगे क्या हुआ था? जीवात्मा अपनी तरफ है, अदिति अपनी तरफ है। अब गायत्री इंटीग्रेशन आ जाती है, जो माता वैष्णो देवी हैं। अब माता वैष्णो देवी अष्टभुजाधारी हैं, वो ऑक्सीजन की तरह है। अब वो नियॉन 21 की तरफ जा रही है तो हमें मुझे नियॉन 21 उनका अनुभव ही हो जाता है कि वही है। वही त्रेत फिलॉसफी मैंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की। उसके आधार पे सोलर सिस्टम में क्या है वही समझाने की कोशिश है। अब जीवात्मा अदिति गायत्री एक हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है और इसकी कंसेप्चुअल एक्सपीरियंस 2004 में हुई थी। और उसके बाद मैंने पीएचडी रिसर्च में शुरू किया था। अब मैं उन चीज़ों को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं कि गई गायत्री का पिक्चर है। जो अदिति है उसके दो हाथ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। मैं जब गायत्री की तरफ बात आती है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये दिखाने की साइंस ने मुझे समझा दिया है, न्यूट्रॉन जो है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। तो इसका मतलब कि गायत्री में नियॉन 21 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। आप उससे मैंने अनुभव करके अपने आप में और सृष्टि में क्या है वो देख पाया हूँ। वो सेकंड डिवाइन सोल है जो माता वैष्णो देवी उस रूप में पहुंच चुकी हैं। अब आ जाते हैं, अब डिसेंट ऑफ शक्ति की बातें, महाशक्ति। अब मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों को जिन्हें माता वैष्णो देवी विश्वास नहीं है तो वो कहीं ना कुंडली को डायरेक्टली अनुभव भी कर पाएंगे। वो शायद डायरेक्टली ऊपर देख सकते हैं। मैं उस विषय पे जाने की कोशिश नहीं करूँगा कि वो मेरा अनुभव नहीं है, वो दूसरों की बात है। अब इसके बारे में श्री अरविंद जी ने डिसेंट ऑफ महाशक्ति की बात की है, उन्होंने क्या है मैं उस विषय में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। आप इसके आधार पे आप आ जाते हैं कि जो भी मैं डिवाइन सोच की बात कर रहा हूँ वो अंतरात्मा है। और अंतरात्मा डेफिनेशन के साथ में ना इसे कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एटर्नल है, ब्लिसफुल है, ओमनीपोटेंट है, ये अंतर्यामी है, यही सब का सत्य है। और वो चीज़ अगर आप साइंस के माध्यम से देखें तो आप सिर्फ इनर्ट मैटर में ही देख सकते हैं। इसलिए शायद शुरू की पिक्चर में जो भी 5 डिवाइन सोल्स हैं वो इनर्ट मैटर को ही मैंने दिखाया है। हीलियम 4 है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। बस यही है और कुछ नहीं है। अंतरात्मा कहीं ना कहीं इनर्ट मैटर ही है, ताकि इसके लिए वो कलर्स है, इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। वही सत्य है। वही है, शायद हाइड्रोजन में भी है, वही हीलियम में है, वही नियॉन में है, वही आर्गन में है, वही क्रिप्टॉन में है, वही जीनॉन तक, इतने तक ही मैं सीमित रखने की कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं तो इसमें इनर्ट मैटर है, ये मैं दिखा चुका हूं। अब आते हैं कि कैसे कुदरत बनने से पहले सब अंधकार था। ये चीज़ भी मैं समझा चुका हूँ कि जितने भी इनर्ट मैटर हैं जब तक उसे चार्ज नहीं किया जाएगा उसमें रोशनी नहीं होगी, क्योंकि एवरीथिंग सेंट्रली लोकेटेड है। अब आगे चलते हैं तो जो इसी का वर्णन अगर ऋग्वेद में तमस के नाम से है, डार्कनेस के अंधेरे के नाम से, बृहद में इसे मृत्यु की तरफ से देखा जाए, डेड बॉडी की तरफ है। इसका मतलब कि ये इनसॉल्वेबल चीज जो है उसका आधार था। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी भी शुरुआत आज दुनिया में है वो आर्गन 40 से शुरू हुई है। शुरुआत आदि पराशक्ति आर्गन 40 से है, मगर जो मैनिफेस्टेशन की बात है वो नियॉन 21 की है, जो आर्गन 40 से नियॉन 21 बना है। और आर्गन 40 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। शायद यही दिव्यांग का 22 न्यूट्रॉन यहीं से शुरू होता है। उसको जो सेकंड स्टेप है वो गायत्री में 21 पे आ जाता है। उसके बाद 10th स्टेज में क्या है शायद मैं अनुभव करके दुनिया के सामने आसानी से पेश कर रहा हूँ। आप बिग बैंग में क्या हुआ था मैं ये समझाने की कोशिश अब जहाँ तक वहीं पर सीमित कर देते हैं। अब आते हैं इसकी परसेंटेज जो है आप बाद में पढ़ लीजिए।
आप इसके आधार पे यही कह सकते हो कि डिवाइन सोल के जिसके आधार पे मैंने सोलर सिस्टम को जाना है, जिस्म को जाना है, सोलर सिस्टम को जाना है, स्पाइरल गैलेक्सी में 10 सन्स हैं। ये सब चीज़ें इसमें हैं, आप बाद में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च की इवैल्यूएशन क्या है कि मैंने कैसे महसूस किया था। आप सब जा जाते हैं कि डिवाइन लॉज में सब कुछ एक बराबर है। ये मेरे पीएचडी में काम आया था और ये मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस है और रिसर्च के सेंटर्स हैं। और जहाँ पे मैं ईजी की बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल ईजी न्यूरो साइंटिस्ट दिखाते हैं 10.5 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी है, पोस्टीरियर ब्रेन में है। जब माइंड एट रेस्ट होता है, आंखें बंद होती हैं, दूसरे दिमाग में ये अल्फा फ्रीक्वेंसी 10.5 नहीं आती है। ये जीवन का सत्य है। इसे ही अल्फा ब्लॉक या डीसिंक्राइजेशन कहा जाता है। मगर जब मेरी बात आती है तो 93 का ईजी आप नीचे देखिए तो आप आंखें बंद करके और आंखें खोलने के बाद पहले अल्फा था, उसके बाद अल्फा खत्म हो जाता है। मगर 95 में देखिए पहले अल्फा ज़्यादा है, पहले 93 से ज़्यादा है, मगर खोलने के बाद भी वो वापस आ जाता है। ये एक अलग किस्म का अनुभव था मेरी पीएचडी वर्क में, जो इसे अपने आप में मिसाल बना देता है। मैं आंखें खोलने के बाद पूरे दिमाग में अल्फा फ्रीक्वेंसी वापस ले रहा। यही रिप्रेजेंटेशन कन्वेंशनल ईजी के आधार पे मैंने दुनिया के सामने पेश की है। अब आ जाते हैं फिर उसका एक्सपेरिमेंट 3 सब्जेक्ट, मगर कोई भी दूसरा आदमी से नहीं कर पाया था। ये भी जीवन का एक सत्य है। मगर फिर से हमने पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस में बताता है कि क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं उसके साथ। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन जो पावर स्पेक्ट्रम के साथ था, मेरे दोस्त डॉक्टर AC गंगाधर ने मदद की। उन्होंने सारे एनालिसिस किए थे दुनिया के सामने पेश करने के लिए, मेरी प्रोफेसर नमच्वायम की परमिशन के साथ। और मेरे क्लासमेट हैं AV श्रीनिवासन, वो भी इसके साथ जुड़े हुए। सारे एक्सपर्ट मिलकर मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो सारे के सारे देख रहे थे। वो मिसाल के मिसाल अपने आप में अजूबे बन रहे थे। शायद सभी लोगों को लगा कि ये अजूबा बनने वाला है। अब उसके आधार पे जब जो चीज़ बनाई तो उसे 3 में तो धारणा, ध्यान और समाधि में बदला गया था, और 2-2 मिनट का EEG लिया गया था, जिसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस डॉक्टर AC गंगाधर ने किया था। आप उसके आधार पे ये चीज़ है, जो ऊपर का EEG है, मेन सब्जेक्ट मैं हूँ, उसमें आप समाधि में एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं कि उसमें कोहेरेंस आ चुकी है। वो 10 से कम है, 9 के पास है, यहाँ पे 8 के पास नहीं है। मगर जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें आप कोहेरेंस नहीं देख रहे हैं, वो नीचे में नजर आता है। अब जब जब पावर स्पेक्ट्रम को EG के माध्यम से जब देखा गया था, जो क्लोज्ड आइज के साथ है, दोनों रिप्रेजेंटेशन आप देखें, मेरा और दूसरे में दोनों शक्ल एक जैसी है, मगर फर्क है मुझ में 2.5 टाइम्स मोर पावर है, बाकी दूसरे लोगों में नहीं है। तो मेरी एनर्जी लेवल दूसरों से ज़्यादा है। ये जीवन का सत्य है। मैं जब आंखें खोल के देखते हैं, आप ऊपर का जो मेरा है उसमें देखिए पावर कितनी ज़्यादा है, मगर समाधि में जो पावर है वो 5 और 8 के इतना खूबसूरत है। शायद वो दुनिया का दूसरा कोई आदमी आज तक नहीं कर पाया है। वो नीचे का EG है, वो हर इंसान में आप देखते हैं, मगर ऊपर का सिर्फ मुझ में देखते हैं और किसी और में कभी नजर नहीं आया है। ये भी जीवन का एक सत्य है। अब जब आ जाते हैं उसके आधार पे 10.5 हर्ट्ज से शुरू होके कैसे वो कम होते हुए आ गया था। आप इसमें आप देख सकते हैं पीक फ्रीक्वेंसी जो है वो 8.91 तक नीचे आ चुकी थी। ये मेरे PhD 2001 का एडवांस स्टेज का पिक्चर है, जो मेरी थीसिस का हिस्सा है, वहीं से निकाल के मैंने दे रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों का उदाहरण टेस्टिमोनियल में, जैसे स्कूल में मुझे एग्जाम्पलरी कहा था, ये किसी एग्जाम्पल कोई भी गाइड ये नहीं कहा कि एक स्टूडेंट ने हर चीज़ खुद की है, संपूर्णता सीखी है, बिना किसी ज्ञान विज्ञान पे अपने अनुभव के आधार पे जो दुनिया के सामने पेश किया है, उसे बड़ी खूबसूरती से प्रोफेसर नमच्वाई जी ने डाला है। और मेरे एग्जामिनर जो अमेरिका थे, उसे हाईली कमेंडेबल कहा था कि ये अजूबा है और अजूबा रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना कि 30 साल हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, मगर इस काम पे दूसरा किसी ने भी काम नहीं किया है। शायद ये इतना आसान नहीं है। यही मैं दुनिया को समझाने की, जब तक कि आप संपूर्णता का ध्यान नहीं है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं आकाश को शूमैन रेजोनेंस फील्ड है, जिसमें मैंने आयनोस्फीयर की बात की है। अब ये दिखाने की कोशिश कर जो एटम्स हैं जैसे आयन में बदलते हैं, उसमें जो अंदर का लेवल है वो एक बढ़ जाता है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है, जब वो आयन फॉर्म में बनता है, जब कम होता है, जब बढ़ने के बाद वो आर्टिकल जब इनर्ट मैटर के पास आएगा वो संपूर्णता आएगी। तो जो चीजें शुरू में हैं जो अंत में हैं, जो इनर्ट मैटर के साथ हैं, वो दो प्रोडक्ट ही यूजफुल हैं। बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बीच वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अंतरात्मा की तरफ माध्यम से हैं, उसी में ही सोडियम भी आ जाता है, क्लोराइड भी आ जाता है, पोटाशियम भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, ब्रोमाइड भी आ जाता है और आयोडीन भी आ जाती है। शायद वे चीज़ें अपने आप में एक मिसाल बन के मुझे अनुभव दिया है कि कैसे हम केमिस्ट्री के माध्यम से केमिकल को भी इनर्ट मैटर के से जिसे मैं महसूस करके वो महसूस कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर पाए, मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे अब न्यूरो साइंटिस्ट वाले आउटर थ्री लेयर्स और न्यूरोटेक्स का क्या काम है किसी को कानो कान खबर नहीं है, मगर मेरे लिए वो एंटेना है जिसके आधार पे आकाश से मैं वो इंफॉर्मेशन देख पा रहा हूँ जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। शायद यही जो थ्री आउटर लेयर्स है इसके आधार पे मैं वो कर पा रहा हूँ जो दूसरे नहीं किए हैं। यही आके इंसान संपूर्ण बन जाता है, अखंडता में आ जाता है। आप उसका वर्णन करेंगे। आप ये जो 7 लेयर्स ऑफ ह्यूमन न्यू कॉर्टेक्स है वो दिखाई हैं। लोग जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट फोर्थ लेवल तक ही जानते हैं। असेंडिंग फाइबर्स बैक साइड से फोर्थ लेवल पे हैं और डिसेंडिंग फाइबर्स फ्रॉम फोर्थ लेवल से फ्रंट से नीचे मोटर कॉर्टेक्स है, इतना ही है। मगर आउटर थ्री लेयर्स के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना होता है पूरा न्यूरो साइंस ऑफ द वर्ल्ड थ्री आउटर लेयर के बारे में ABC भी नहीं जानता है। बड़ा अफसोस किसे कहने पड़ता है, मगर जीवन का सत्य तो यही है। अब इसके आधार पे जो मैं आंखें बंद करके जो 93 में दिया था, फिर 95 में दिया हूँ, फिर 2001 है, ये 2018 का पिक्चर है जिसमें मैं आंखें बंद करके पूरे दिमाग में 8.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में नजर आती है। अल्फा स्पिंडल्स है, ये आंखें बंद करके हैं। आप जब आंखें खोलता हूं आप उसे देखिए कि जब शुरू खोलते ही कैसे करके वो रिप्लेस हो रहा है और अब आके 8 हर्ट्स 8.5 से 8 हर्ट्स पे आ जाता है। इसका मतलब जो आंखें खोल के कर रहा है वो भी बेटर है। तो वह 8 हर्ट्स कहीं ना कहीं आकाश कोश की तरह 7.8 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है आयनोस्फीयर की उसके पास आ गया हूं। आप इसके आधार पे जिस पिक्चर मेरे लिए माननीय है, ये कथा उपदेश भी है और जिसमें जिसमें जो रथ है 5 हॉर्सेस के साथ जीवात्मा है और अंतरात्मा कहीं ना कहीं, और जीवात्मा दोनों अर्जुन की तरह हैं, वो संपूर्ण हैं। वो शिवभूषण शर्मा है और अर्जुन को एक तरीके से देखिए। जो परमात्मा है वो कृष्ण भगवान है, उसे मैं माता वैष्णो देवी मानता हूँ और सारी आत्माएं उन्हीं के बीच में है। ये चीज गीता में भी साफ शब्दों में नजर आती है कि कृष्ण भगवान जीवात्मा भी है, अंतरात्मा भी है और परमात्मा भी है। वे खूबसूरत मैंने दुनिया के सामने पेश की है। अब आ जाते हैं इसके आधार पे एक्सटर्नल में पंच कोशों को जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। और पंचकोशों का अंदर जो है वो तैतरीय उपनिषद में 6 शीट्स और सोल की बात आती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय और गुह्यम, यही 6 शीट्स वो 6 चक्रों की बात है। सतचक्र में है और उसके अंदर आत्मा है। ये तैतरीय उपनिषद भी दिखा चुके हैं। सतचक्र निरूपण है। यही विषय अगले में आप देखने वाले हैं। आप आ जाते हैं जब उसके बीच में जब परमात्मा आ जाते हैं, जब वही पिक्चर है वो दिव्यांग की है 22/21 टू पावर। मगर ये जब समझिए तो आप कुदरत के साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अब इसके आधार पे हम चतुर पे आते हैं तो आदि पराशक्ति आती है। तो यहाँ पे गायत्री में आपने 10 को देखा है, अदिति में 2 दिखा है, मगर यहाँ पे 18 आर्म्स है। ये पुरानी पिक्चर है मगर 18 आम, बट व्हाट इज 18 आम का मायने क्या है? ये चतुर फिलॉसफी में क्या दिखाने की कोशिश है? ये थर्ड डिवाइन सोल है।
आप उसे देखा जाए तो इसमें पीरियाडिक टेबल उभर के आती है। आप अगर लेफ्ट साइड में रेड में देखेंगे तो ऊपर से नीचे आप 7 पीरियड्स को ही देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो 7 है वो ज्ञान भी अपने आप में संपूर्ण है। शायद जो 7 चक्र लोग कहते हैं, हकीकत में वही 7 चक्र यहाँ पे हैं, मगर जो ऊपर ग्रुप में है वहाँ 18 ही नजर आते हैं और कुछ नहीं है। जो 18 क्यों है, क्या है, ये पीरियाडिक टेबल को दिखाने की कोशिश है। तो आदि पराशक्ति को आप पीरियाडिक टेबल के 18 आर्म्स और उनके इलेक्ट्रॉन में देख सकते हैं। ये जीवन का सत्य है। मगर लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे लिब्रेन हो, चाहे सोडियम हो, या पोटेशियम हो, या प्रोबिन हो, वो संपूर्ण है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, नियॉन है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, वो आयोडीन है, वो पीरियाडिक टेबल के साथ है। ये चीज़ें दो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं, जो बिफोर क्रिएशन जो डार्कनेस है वो दिखा चुका हूँ, वक्त में क्या है उसे देखते थे। अब आदि पराशक्ति में मैं अल्ट्रा, जो स्पाइरल गैलेक्सी के बाद, मिल्की वे के बाद जो ऊपर का यूनिवर्स है वो 22 लेवल्स में है। सोलर सिस्टम 10 का है, जे 22 लेवल का, उसे समझने में मुझे आसानी हुई थी। मगर उसके बाद आप पंचम में चलते हैं तो कहाँ पे, वहाँ पे फोर्थ डिवाइन में ट्रिनिटी मदर आ जाती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि को बनाया है। वो कहीं ना कहीं आगे वो इलेक्ट्रॉन मेटल को समझने का मुझे सौभाग्य मिला था, जो मेरे अंदर ही हो रहा था। उससे उस लेवल को समझना या फोर्थ डिवाइन सोल को समझना मेरे लिए आसान हो गया था। आप इसमें आप चले जाइए तो कहीं ना कहीं आप ब्रोमाइड तक चल पाए हैं, मगर साथ में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सोडियम हो, क्लोराइड हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, या आयोडीन हो, या जितनी भी चीज़ें हैं, इस सब को समझने का सौभाग्य मुझे आसानी से मिल गया था और जिस्म के अंदर ही मुझे महसूस हुआ था। जब आगे चलते हैं तो मैं सस्ता फिलॉसफी या लास्ट डिवाइन सोच की एसेंस की बात करता हूँ, वो अपने आप में संपूर्ण है। अब इसके आधार पे मुझे आयोडीन आयन को समझने का मौका मिला था। अब मैं नीचे से क्लोराइड से, फ्लोराइड से, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, अब आयोडीन तक आ गया हूँ। आयोडीन इज 53rd एटम, मगर जब आयनिक फॉर्म में आता है तो आयोडीन आयन 54 बन जाता है। वो कहीं ना कहीं जीनॉन की तरह बन जाता है। जैसे अगर पोटाशियम अगर आपको क्रिप्टॉन की तरह है तो ये उसको आगे ले जाएगा। इसके आधार पे जो शिव जी का नीलकंठ है उसको समझने का मौका पड़ा। जो आप कुंभ चल रहा है, कुंभ में जो बात हो रही है सागर मंथन की है, चर्निंग ऑफ ओशन की है, उसी में शिव भगवान जी हला हला को, ब्लू ब्लैक पॉइजन को लेते हैं, संपूर्ण करते हैं, वो शुद्धि करते हैं। इसके लिए लोग कहीं ना कहीं गंगा के, तो गंगा से नीचे आना जैसे चीज़ें इसी में है। मगर नीलकंठ क्यों ब्लू है, इसके पीछे क्या साइंस है, शायद मैं इसलिए अनुभव कर पाया क्योंकि 53rd एटम आयोडीन, आयोनिक फॉर्म ऑफ आयोडीन 54 में बदलकर मैं वो देख पा रहा हूँ जो शायद किसी ने नहीं देखा। इसके आधार पर मैं दुनिया को बता पा रहा हूँ, ये आयोडीन की बात हो रही है, थायराइड ग्रंथ की बात हो रही है, हीट की बात कर रही है। मैंने वो ज्ञान दुनिया को पहले ही दे दिया है, जिसमें देखिए इस पिक्चर ने मुझे वो ज्ञान दिया है शायद किसी भी साइंटिस्ट, किसी मैथमेटिशियन, किसी डॉक्टर ने दुनिया में नहीं देखा था। मैं वो दुनिया के सामने पेश कर पाया हूँ कि थायराइड ग्लैंड का परफॉर्मेंस हीट है, थर्मस है, थर्मोजेनिक है, तपस्या है, तपस है, टेम्परेचर। क्यों शिव जी को ज़्यादा गर्मी चाहिए, उसके लिए आयोडीन का वो कैलाश पर्वत में क्या है वो देने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब इसके आधार पे हम अब अंतर में आ जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें मैंने उसी में डाल दी हैं। अब उसके आधार पे क्या पाया है, क्या जाना है, क्या पहचाना है, मैं दुनिया के सामने पेश कर, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।